हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे, इस चैप्टर में हम पूरा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का एक लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में इस चैप्टर में एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाएंगे और छोटे से वीडियो में पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट करने की कोशिश किया है। तो आप जितने सारे स्टूडेंट हैं, एकदम ईमानदारी से पहले इस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर आप देखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर पूरा डिटेल जितना टॉपिक आपको पढ़ना है पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, बट एज ए क्रेश कोर्स के रूप में इसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना हमने कोशिश है ना करने की कोशिश किया इस चैप्टर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर पूछेगा बस यही वीडियो आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से क्वेश्चन आपको बाहर पूछने वाला है। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का लास्ट चैप्टर। तो जैसा कि आपको बताया गया, देखिए चैप्टर में दिया हुआ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ही होता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्पीड या मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब आपको पता है, केमिकल का काइनेटिक्स का मतलब ही होता है, केमिकल का मतलब होता है ना, ये केमिकल जो है इसका मतलब होता है रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। कोई भी रिएक्शन के स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैं आपको बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है उसका क्या स्पीड रहेगा, क्या फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा कि मॉडरेट रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, स्पीड के आधार पर रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा गया है, जिसमें से देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 3 आधार पर होता है: स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। टॉपिक से ही पता चल रहा है कि स्लो रिएक्शन का मतलब होगा कि वैसे रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होता हो, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको स्लो रिएक्शन कहेंगे। फास्ट रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन होता है जो बहुत तेज़ी से रिएक्शन क्या हो जाए, प्रोसीड हो जाए, उसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है जो तो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, फास्ट रिएक्शन छोटे ही टाइम में तुरंत हो जाता है, स्लो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मॉडरेट रिएक्शन ना तो ज़्यादा टाइम और ना तो बहुत कम ना तो बहुत तेज़, उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले स्लो रिएक्शन में बताएं टेक्स प्लेस लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। स्लो रिएक्शन में ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। फास्ट रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं जो विच टेक्स प्लेस, जो लेता है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम लगता है, उसको हम लोग, है ना, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, जो ना तो बहुत तेज़ी होता है ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की बात करें, स्लो रिएक्शन का एग्जांपल दिए हुए तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना स्लो रिएक्शन होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट सेट होता है, सेटिंग जो होता है वो स्लो रिएक्शन है। अगर फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल की बात करेंगे तो फास्ट रिएक्शन में आता है, देखिए जितने सारे आयनिक रिएक्शन होते हैं, है ना, एसिड बेस, जैसे एग्जांपल एसिड बेस हो गया, जितने सारे आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे HCl प्लस NaCl, है ना, HCl प्लस NaOH, देखिए तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फास्ट रिएक्शन। कैसे? जैसे आपको पता है कि HCl को अगर हम बात करें टूटेगा H पर प्लस Cl पर माइनस, और NaOH टूटेगा Na पर प्लस और OH पर माइनस, ठीक है। इसका OH माइनस और इसका H प्लस H2O बाहर निकल जाएगा और NaCl तुरंत बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये फास्ट रिएक्शन होगा। क्वेश्चंस पूछेगा कि जितने सारे आयनिक रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि N2, है ना, प्लस O2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 है। पानी में घोल देंगे, चीनी को पानी में घोलेंगे तो बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी भी नहीं घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना, एक ग्लूकोज बनता है तो दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनता है, धीरे धीरे बनेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है मॉडरेट रिएक्शन। फिर से समझिए, रिएक्शन को 3 आधार पर बांटा गया है, फास्ट, है ना, मॉडरेट और एक स्लो रिएक्शन, ठीक है, जिसके आधार पर रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो हो गया, सेटिंग ऑफ सीमेंट स्लो हो गया, आयनिक जितने सारे रिएक्शन होते हैं फास्ट होते हैं,
और एसिड बेस साल जितने सारे आप पढ़े होंगे, अम्ल क्षार मिलाएंगे तो लवण बनेगा। ये सब जितने सारे रिएक्शन होते हैं वो एक तरफ से क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। और मॉडरेट रिएक्शन जैसे अमोनिया को बनाएं, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाएं, चीनी को पानी में घोलें, ये आपका मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस चैप्टर में क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है और स्लो रिएक्शन बहुत स्लो से होता है, इसीलिए ना तो हमको फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ना तो मुझे स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हम वही रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो मॉडरेट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जब भी होता है तो रिएक्शन कैसे होगा भाई, थोड़ा सा समझिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड जब है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट 100% रहता है ना, और ये जो आपका 0% रहेगा। इसी तरह से अगर टाइम इज इक्वल टू T2 सेकेंड के बाद, T1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद ये कंसंट्रेशन इसका घटते जाता है। मान लेते हैं ये 50% हो गया, तो जितना ये घटेगा उतना प्रोडक्ट बढ़ जाता है। इसी टाइप का अगर T2 T3 सेकेंड के बाद ये घटते घटते 0% हो गया, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो गया, 100% हो गया। कहने का मतलब टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है उसी तरह से टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग हो रहा है, वो घट रहा है। टाइम जिस तरह से बढ़ रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यही जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ, या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ, इसी को कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग होना, इसी को कहते हैं हम लोग रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से टाइम बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अमाउंट धीरे धीरे घटते जा रहा है, जिस तरह से टाइम हम लोग बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मीन्स अगर आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक रिएक्टेंट है, एक कागज़ है। ये कागज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये 100% है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, जला नहीं है। जैसे ये कागज़ को है ना हम लोग स्टार्ट कर दिए, रिएक्शन स्टार्ट कर दिए, ये जलते जलते यहाँ क्या वो ख़त्म हो गया, आधा 50% ख़त्म हो गया। तो 50% ख़त्म हो गया तो रिएक्टेंट बचा 50%, और ये जो 50% जला वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, समझ आ रहा ना। और अब कुछ दिन के बाद 2 सेकंड के बाद है ना, ये जो पेपर था पूरा ख़त्म हो गया, जल गया। मीन्स अब इसके पास बचा रिएक्टेंट में 0%, और अब जो है सो ये टोटल 100% बन गया। हम लोग क्या देखें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो यही जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का टाइम के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ ध्यान रखना, टाइम जिस तरह से बीतता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है, और टाइम जिस तरह से बीतता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि है ना चेंज इन कंसंट्रेशन बट ए चेंज इन टाइम इंटरवल। मतलब कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है उसको अगर टाइम इंटरवल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसको मैथ का यूज करके देखें तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ डेफिनेशन दिए हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम इंटरवल। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली देखना चाहेंगे तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि लेट हम लोग मान लेते हैं ए एक रिएक्टेंट था और बी एक प्रोडक्ट हो गया। जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 था। टाइम इज इक्वल टू T सेकेंड के बाद, कुछ देर के बाद रिएक्टेंट R1 से चेंज हो गया, घट गया, हो गया R2, और प्रोडक्ट जो था P1 से बढ़ करके हो जाएगा P2। समझ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का, तो क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में कितना का चेंज हुआ यहाँ पे, तो
चेंज का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ R2 और पहले वाला कंसंट्रेशन कितना था R1, दोनों को घटा देंगे, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, है ना, ये वाला ब्रैकेट को कहते हैं कंसंट्रेशन, इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ R2। तो यहीं लिखें कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 बटा डेल्टा टी, मतलब टी है ना, इसको लिख सकते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2, तो T2 माइनस T1 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा टी। तो हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश किए, देखिए तो R2 माइनस R1, क्योंकि R2 छोटा है और R1 क्या है, बड़ा है, इसलिए छोटा में बड़ा को घटाएं तो क्या बच गया, माइनस डेल्टा आर बट्टे डेल्टा टी, और ये जो निकला इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि ये R2 जो है उसका वैल्यू छोटा है और R1 का वैल्यू बड़ा है, छोटा में बड़ा को घटाएं इसलिए माइनस सिंबल यहाँ पे आया। हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश किए कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे इसका फॉर्मूला हुआ माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बटे डेल्टा टी, या डेल्टा को कहते हैं चेंज, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे चेंज इन टाइम इंटरवल, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। इसी टाइप का अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट की बात करें, है ना, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा भाई, P2 माइनस P1 हो जाएगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 बटे क्या होगा, T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1 मीन्स डेल्टा टी, P2 माइनस P1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बटे डेल्टा टी, यहाँ पे सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन किसका, प्रोडक्ट का, ऊपर वाला क्या था, रिएक्टेंट का। तो ये था, आपका ध्यान रखेंगे। इसी को अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, हम लोग अभी यहाँ क्या देखें, अगर ग्राफ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए तो हम लोग ये देखने की कोशिश किए कि रिएक्टेंट अगर 100% था तो टाइम जो सब कितना था, 0 था, रिएक्टेंट इधर 100% था, टाइम 0 था, और जैसे ही टाइम हम लोग बढ़ाते चल गए, टाइम जैसे ही हम लोग बढ़ाते चल गए तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हुआ, घटते चल गया। तो ये ग्राफ इसका होगा, है ना, इस टाइप का ग्राफ होगा हम लोग का रिएक्टेंट का ग्राफ, जिसको हम लोग माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बटे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसी टाइप का अगर हम लोग प्रोडक्ट का ग्राफ छापेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे चल जाएगा, जहाँ पे ये प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे टाइम होगा, जैसे टाइम 0 था तो है ना, प्रोडक्ट भी 0 था, और जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते चल गए तो ये वाला देखिए बढ़ते चल गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला आपका जो ग्राफ होगा ये प्रोडक्ट का ग्राफ होगा, और ये वाला ग्राफ अगर हम छापना चाहेंगे तो रिएक्टेंट का ग्राफ छापना चाहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ लीजिए, चलते चलते हम लोग देख लेते हैं, अगर यूनिट की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट का, तो क्या बनेगा भाई, यूनिट कैसे बनेगा, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यूनिट इसका। तो आपको बता दें कि यूनिट अगर हम लोग निकालना रहे तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, है ना। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो क्या यूनिट बच जाएगा, मोल, है ना, पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे नोट के तौर पर एक हम लोग रिएक्शन लिए, बार वो रिएक्शन क्या है देखिए, तो ए मोल ए लिए, बी मोल बी लिए, सी मोल सी लिए, और डी मोल डी लिए। तो अगर इसको हम लोग ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो ध्यान रखना ये है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए तो ये है आपका प्रोडक्ट और ये था आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वो माइनस में, और प्रोडक्ट का जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे प्लस में। ध्यान रखना जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग भागा करके लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं। मीन्स ए के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं माइनस, है ना, और ए है तो 1 बटे ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी। इसी टाइप का अगर बी के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई बी, यहाँ लिखेंगे माइनस 1 बाई बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा, सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे सी, है ना, यहाँ लिखेंगे 1 बटे सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बटे डेल्टा टी, और यहाँ डी है तो क्या लिखेंगे 1 बटा डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बटे डेल्टा टी।
ये है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन से एक दिया हुआ है अमोनिया, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अमोनिया। और इसका अगर क्वेश्चन बोलेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखाते हैं तो माइनस में होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा प्लस में होगा। और जो कोएफिशिएंट होता है जिससे हम लोग बैलेंस करते हैं उसको हम लोग डिवाइड में करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखने की कोशिश किए, देखिए तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट था तो माइनस चेंज इन N2/NT, ये बराबर हो गया किसका 3 था तो -1/3 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ H2/ΔT है ना। और NH3 का लिखें क्या 2 था तो 1/2 प्लस में इसलिए चूंकि ये प्रोडक्ट है प्लस 1/2 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NH3/ΔT। ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। सिर्फ कंडीशन इतना ध्यान रखना कि रिएक्टेंट में माइनस होता है जबकि प्रोडक्ट में क्या होगा प्लस होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखे, देखिए ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, सिर्फ और सिर्फ सिंबल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिएक्टेंट में माइनस होता है और प्रोडक्ट में क्या होता है प्लस होता है। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोग क्या देखें केमिकल काइनेटिक्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, कैसे कैसे इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख गए तो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, रूम में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, तीनों क्वेश्चन को आप रूम में प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। यूनिट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभी सिखाएं, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम इंटरवल, और चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकेंड, मीन्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिए अगला दिया हुआ फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालता है, मतलब रिएक्शन को चाहे वो स्लो कर रहा है या तो उसको बढ़ा देता है या घटा देता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 2-3 फैक्टर हैं। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, अगला लाइट, अगला प्रेशर। तो ये सब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ये सब क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है इफेक्ट डालता है, या तो वो बढ़ाता है या फिर घटाने का कोशिश करता है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन 2 टाइप का होता है ना। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जब टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड था तो ये थोड़ा सा है ना 20% है ना, रिएक्टेंट है ना 100% था और ये 0% था। थोड़ा टाइम बढ़ा तो ये 80% हो गया और ये 20% बन गया। थोड़ा और टाइम बढ़ा ये 50% ही बचा, ये 50% बन गया। थोड़ा और टाइम बीता ये 0% हो गया और ये 100% हो गया। तो एवरेज क्या देखें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम को और टोटल कंसंट्रेशन बटे टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो जो एवरेज निकला, एवरेज को आप लिमिट लगा दीजिए, टाइम टेम्स टू 0, है ना, मतलब एक बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब अगर हम क्वेश्चन बोले जिस समय 3:0 या जिस समय 2 सेकेंड हो रहा था उस समय इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, तो ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। या जिस समय 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड पर इसका स्पीड कितना था, रेट कितना था, तो उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लेकिन क्वेश्चन बोलेंगे कि 1 से 10 है, मान लेते हैं कि 10 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन बोलेंगे कि 1 से लेकर 10 मिनट तक में इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, ये एवरेज निकलेगा। लेकिन 10वां सेकेंड में कितना था, 5वां सेकेंड में इसका स्पीड कितना था, दूसरा या सेकेंड में कितना था, या पहला सेकेंड में कितना था, तो ये जो पार्टिकुलर सेकेंड में हम लोग निकाल रहे हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप का होता है, पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में क्या बताएं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन
केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम इंटरवल। लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम है, मतलब व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जब पूछें उसी समय, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं RINST के द्वारा। कहने का मतलब कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें से एक पार्टिकुलर टाइम जिस समय यहाँ पे था उसका स्पीड कितना था, तो लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो, एक छोटे से समय में पूछ रहे हैं, समय के लिए पूछ रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर हम ये तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसमें अगर लिमिट लगा दे छोटे समय के लिए, लिमिट टाइम्स टेंड्स टू जीरो, तो अब जो बनेगा उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं -dc/dt। यहाँ पे हम लोग ये दिखा सकते हो कि ये जो डेल्टा होता है वो कैपिटल डेल्टा होता है और ये डेल्टा होता है स्मॉल डेल्टा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कैपिटल चेंजिंग है, ये स्मॉल टाइम के लिए चेंजिंग, इसलिए -डेल्टा को हम लिख सकते हैं -dc/dt, लेकिन ये एक इंस्टेंटेनियस है और ये तुम्हारा क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश किए कि अगर कहीं पे दिया रहे -डेल्टा/dt, तो समझेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। उसको अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो बनेगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा और इसको डिनोट करते हैं -dc/dt। तो खैर यहाँ पे हम लोग ये पता चला इंस्टेंटेनियस और ये क्या है, एवरेज है। तो इसको आप ध्यान रखना, डेफिनेशन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। एक और टॉपिक जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा पेशेंस बनाते रहिए, आगे जो है मैं आपको बता दूं कि जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए, एक टॉपिक पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये होता क्या, इसको एकदम अच्छा से समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे A मोल A था और B मोल क्या था, B था, और दोनों का रिएक्शन करवाएं तो C मोल क्या बन गया, C बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और B रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और A और B एक तरह से क्या कॉफिशिएंट है, कितना मोल है, C कॉफिशिएंट है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो देखा ऐसा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जिसको हम लोग R के द्वारा डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B मीन्स रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी, इसका जो पावर होता है वो है ना, ये कोएफिशिएंट जो है ये वाला A, और यहाँ पे क्या होता है ये, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, B, A और B। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश ये किए, देखिए तो मैं हम तो देखिए अब थोड़ा सा 10 मिनट आप टाइम दीजिए, बेसब्री से आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बताने जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा इसको अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे A मॉलिक्यूल A लिए और यहाँ पे B मॉलिक्यूल B लिए और इसको क्या किए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखने ये A जो है और B है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और स्मॉल है और स्मॉल भी जो है वो कोफिशिएंट है पावर, जैसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो देखा ऐसा जाता है कि रेट जो ये रिएक्शन अगर करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, तो इसका स्पीड जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ किसके होता है, B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसके पावर में हम लोग लिखते हैं ये वाला A और ये वाला B को, और यही वाला जो A है, यही वाला जो A है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्मॉल A है और स्मॉल B है ना, ये जो कंसंट्रेशन पर B लिखे हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर जो स्मॉल A लिखे है ना, इसी के सम को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से समझिए, इसी के सम को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से समझिए कि अगर बाय द वे कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का पावर जितना रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन टू दी पावर 0 रहेगा तो इसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1 रहेगा तो इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू दी पावर 2 रहेगा सेकंड ऑर्डर कहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ पावर पर 3 रहेगा तो थर्ड ऑर्डर कहेंगे। समझ आ रहा ना? तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपको दिया रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए टू दी पावर 0। बताइए किस टाइप का ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 कितना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ टू दी पावर, ये दिया रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। पिछले बार एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर वाई और वाई टू दी पावर जेड, है ना? बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? तो सिंपल सी बात, ये कंसंट्रेशन एक्स पर पावर वाई है और वाई टू दी पावर कितना है ना, जेड है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? वाई प्लस जेड। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ये पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ सबसे बड़ी बात आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। दूसरी बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, प्लस इसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट्टा में भी हो सकता है। दूसरी बात कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू जो होता है 0 भी हो सकता है ना? इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा भी, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक जीरो रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पावर 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पावर 2 रहता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना? थर्ड रहेगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक चीज़ और, आपको क्वेश्चंस बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम तब निकालते हैं जब हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे अभी लिख रहे थे ना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ए। ये रेट लॉ इक्वेशन कहलाता है, इसको रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग तभी डिटरमाइन करते हैं जब हम लोग कोई भी रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ और, जैसे एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग को निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। और रेट लॉ इक्वेशन में 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो चैप्टर में तो पूरा डिटेल हमने पढ़ाया भाई, चैप्टर में पूरा डिटेल क्लास में हमने पढ़ाया था, बशर्ते क्योंकि ये पूरा डिटेल वीडियो का एक स्मॉट क्रैश कोर्स टाइप का वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो अगर रिएक्टेंट साइड में कोई मॉलिक्यूल एक्सेस में हो तो उसका हम लोग रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में कोई मॉलिक्यूल अगर एक्सेस में हो तो उसको हम लोग रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में अगर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसको भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखते हैं। एक चीज़ और कि अगर कोई रिएक्शन कम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसमें कोई फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, इस तरह से दिया है, तो ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकाला जाता है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप का निकाला जाता है। 2-3 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल है या एक्सेस मॉलिक्यूल तो रेट लॉ इक्वेशन में यूज़ नहीं करते। दूसरी बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग स्लोएस्ट स्टेप का निकालते हैं। जैसे क्वेश्चंस के तौर पर एक क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, क्वेश्चंस बोलेंगे कि a प्लस यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे वाटर है और यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, बता इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पे ये भी है और ये भी है, लेकिन चूंकि रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं करेंगे। ये ए लिखे और ए पर पावर क्या कर देंगे 2, ये हो गया रेट लॉ इक्वेशन। अब ये कंसंट्रेशन पर पावर कितना आ गया 2, और यही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर बाय द वे हम लोग एक इक्वेशन लिखें यहाँ पे, देखिए तो, है ना, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 2a है, देखिए यहाँ पे अगर 2a है प्लस यहाँ पे b दिया हुआ है ना, और यहाँ पे अगर वाटर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्रोडक्ट दिया हुआ है, जहाँ पे b को दिया हुआ है एक्सेस फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बोलेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होता है। जहाँ पे रिएक्टेंट आपका देखिए तो a है और a टू दी पावर क्या इतना लिखेंगे हम लोग 2, बी एक्सेस में दिया यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और वाटर भी एक्सेस है ना, वाटर है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो रेट लॉ इक्वेशन इतना ही हुआ जिसमें पावर देखिए 2 आ गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा।
ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन लिखने के बाद कंसंट्रेशन पर पावर जितना होता है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि आपस में कितने मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं जो आपस में कोलाइड कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में भाग ले रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग एक्सेस है नहीं इग्नोर कर देंगे, एक्सेस रहे चाहे कुछ भी रहे उससे कोई रोल नहीं है। प्लस कोई वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसका भी कोई रोल नहीं है, वो भी मॉलिक्यूलरिटी में शामिल होगा। दूसरी बात कि उसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो चाहे स्लो स्टेप हो चाहे फास्ट स्टेप हो, सबका अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी निकलेगा। दूसरी बात कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके पास कोलिजन करने के बाद इतना एनर्जी हो जाता है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने आप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में बट्टा में नहीं हो सकता। दूसरी बात कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बेसिक आइडिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए पहला रिएक्शन क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन टोटल पावर, टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म पर रिटेन इन रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन लिखने के बाद जो कंसंट्रेशन का जो पावर होता है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ना विच कोलाइड सिमुलटेनियसली, जो आपस में क्या करता है कोलाइड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी में कितने मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करता है उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, और टोटल रेट ला इक्वेशन लिखने के बाद कंसंट्रेशन पर पावर जितना होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। और बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। एक चीज़ और कि इट में भी होल नंबर, ये होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ओनली इंटीजर होता है, ये जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और 3 से भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगला अगर डिफरेंस की अगर हम बात करने की कोशिश करें, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इट में बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल ग्रेटर देन 3। कौन? मॉलिक्यूलरिटी जनरली 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक देखिए तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A + H2O मिलाएं तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। बताओ तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग रेट ला इक्वेशन लिखें। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना 1, जो कि कुछ नहीं कंसंट्रेशन A टू द पावर 1 होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1, बट मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, एक ये और एक वाटर। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 2, बट ऑर्डर कितना आ गया 1। तो जिसका ऑर्डर 1 हो और जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका स्पेशल नाम होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो मतलब झूठा, यूनिमोलिकुलर यूनि मतलब एक और मोलिकुलर मतलब आपको पता है। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या हो, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर कितना है 1। तो इस टाइप के हम लोग कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब जिसका मॉलिक्यूलरिटी ही 2 हो और ऑर्डर 1 हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आपको बताना है A + B है ना, यहाँ 2A + B = प्रोडक्ट बन रहा है। बता तो ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर कितना होगा, तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ऑर्डर कितना होगा 2 और 1 कितना होगा 3। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ये और 1 मॉलिक्यूल ये, टोटल इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 3 होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद है ना, रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद
अगर कंसंट्रेशन टू दी पावर जीरो आ जाएगा तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज जीरो, इन कहाँ पे बाबू, रेट लाइक क्वेश्चन लिखने के बाद उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, है ना। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन विच चेंज इन कंसंट्रेशन। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा ऑर्डर रिएक्शन होता है, हम इससे पहले क्या पढ़ें कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, कंसंट्रेशन का। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। और यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाएंगे तो आर इजक्वल टू के आ जाएगा, और किसी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो आ जाएगा तो वन आ जाएगा, मीन्स आर बराबर क्या आ गया, के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ देखिए तो कंसंट्रेशन पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहे यहाँ ज़्यादा हो चाहे कंसंट्रेशन कम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता, अगर इसका पावर जीरो हो गया तो वो टोटल को क्या कर देगा, वन कर देगा। मीन्स आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ किसके बराबर आ गया, आर बराबर क्या आ गया, के आ गया। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर जीरो मिस वन कर देगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा ऑर्डर रिएक्शन होता है जो जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी डिपेंड उसके कंसंट्रेशन पर नहीं करता। मीन्स क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका कंसंट्रेशन को घटाएं चाहे बढ़ाएं उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ता, तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नोट के तौर पर ध्यान रखना कि अगर अमोनिया क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है कि अमोनिया को अगर प्लेटिनम सरफेस पर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये टूट जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखना कि ये एक्सेप्शन है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन पूछेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसका आंसर आपको मारना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक्सेप्शन है जो है ना, ऐसा पाया गया है। चलिए, ये ग्राफ क्या बताता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताता है कि क्या होता है, कंसंट्रेशन पर फर्क नहीं पड़ता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम बढ़ाने से कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब आर बराबर क्या होता है, के होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या थोड़ा सा समझिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, एक बार क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे ध्यान रखना जब हम लोग डिफरेंस लिख रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन का, तो एक डिफरेंस ये भी होता है। क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। अभी हम लोग क्या देखें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है ना, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये जीरो होगा इसको वन कर देगा, मीन्स आर बराबर क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। जहाँ पे आर को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। फिर से समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आर को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है हमेशा बदलते रहता है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होता है, nth ऑर्डर के लिए अलग होता है। ठीक है, दूसरी तीसरी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन एक तरह से वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल बदलने वाला है, बट रेट कांस्टेंट से ही पता चलता है कि एक फिक्स क्वांटिटी है। क्वेश्चन अगर पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरिएबल क्वांटिटी है, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, इसका यूनिट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए बदलते रहता है। और ये एक तरफ से क्या होता है, इसका वैल्यू घटते बढ़ते रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका यूनिट कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अभी हमने बताया कि के का यूनिट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, जीरो के लिए अलग, फर्स्ट के लिए अलग, सबके लिए अलग। अब कैसे निकालेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपका एग्जाम में। देखिए, अगर हम निकालना चाहेंगे यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेट ला इक्वेशन लिखेंगे जीरो ऑर्डर का। आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, और जीरो ए टू द पावर जीरो मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो आर बराबर क्या हो गया, के। मीन्स जितना यूनिट, जो यूनिट आर का होगा वही यूनिट के का होगा, और आर को कहते हैं है ना रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी टाइप का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, तो रेट ला इक्वेशन लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाना ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट। अब इसका अगर हम लोग निकालना चाहेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम लोग हटाएं, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के बाद देखिए के आ गया इंटू ए आ गया, आर बराबर के इंटू ए, हमको निकालना है के का यूनिट, तो के बराबर क्या हो गया, आर बटे ए। आर का यूनिट क्या होता है ना, आर का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिए ए है ना, ए मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ए का मतलब एक कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब यहाँ देखिए तो मोल पर लीटर और ऊपर में है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकेंड। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो तो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू ए टू द पावर 2 होगा। हमको यहाँ से निकालना किसका, के का वैल्यू, तो के का अगर वैल्यू निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे ए टू द पावर 2, और आर को हम लोग कहते हैं क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और ए को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन गुने कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये मतलब कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर, यहाँ होता है मोल पर लीटर, समझ में आ रहा है ना, मोल पर लीटर कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बच जाएगा, पर सेकेंड है ना, और ये मोल ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर मोल, और ये पर लीटर ऊपर चल जाएगा तो लीटर, और क्या होगा, ये पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड पर मोल, और लीटर हो जाएगा, इसका यूनिट अलग हो गया। तो वही यहाँ पे लिखने की कोशिश किए, देखिए तो यहाँ पे इसका यूनिट अलग हो गया, समझ आ रहा है ना, इस टाइप का यूनिट हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें, तो अभी हम लोग देखने की कोशिश ये किए, तीनों में हम लोग क्या एनालिसिस किए कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है पर सेकेंड है ना, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, इसमें भी पर सेकेंड होता है, ऊपर में क्या चल जाता है, तो पर मोल चल जाता है ना, पर मोल चल जाता है, और फिर क्या होता है, लीटर टू लीटर हो जाता है, यही होता है। कहने का मतलब सब में कॉमन क्या है, पर सेकेंड सब में आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो मोल टू दी पावर -1 और लीटर टू दी पावर प्लस आ रहा है, लीटर टू दी पावर कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसी टाइप का अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो सिमिलरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर बराबर के है ना, के बराबर आर इंटू के टू दी पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर, इसको अगर काटेंगे तो आएगा पर सेकेंड है ना, मोल टू दी पावर -2 और लीटर टू दी पावर +2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये थर्ड ऑर्डर था, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, सब में कॉमन जो यूनिट आ रहा है पर सेकेंड आ रहा है ना, इसका मतलब पर सेकेंड। और थर्ड ऑर्डर है तो मोल टू दी पावर -2 और लीटर टू दी पावर +2, और सेकेंड ऑर्डर है तो मोल टू दी पावर -1 लीटर टू दी पावर +1, और पर सेकेंड इसमें भी है। अगर इसी तरह से अगर फोर्थ ऑर्डर की लिखना चाहेंगे तो इसमें भी पर सेकेंड होगा, और मोल टू द पावर -3 होगा, और लीटर टू द पावर +3 होगा, समझ आ रहा है। इसी टाइप का अगर हम लोग फिफ्थ ऑर्डर को लिखना चाहेंगे तो इसमें भी पर सेकेंड होगा, और मोल टू द पावर -4 होगा, और लीटर टू द पावर +4 होगा। इसी टाइप का अगर हम लोग सेवेंथ ऑर्डर का लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सेवेंथ ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या होगा, पर सेकेंड होगा, और मोल टू द पावर -6 होगा, लीटर टू द पावर +6 होगा। मतलब nth ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, पर सेकेंड तो रख रहा है, मोल टू द पावर एक घट जा रहा है, -n-1 हो रहा है, और लीटर टू द पावर n-1 मीन्स के बराबर मोल
1 - n लीटर टू द पावर n-1 और पर सेकेंड हो रहा है। एकदम ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम लोग देखने की कोशिश किए कि ये जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, दोनों के बीच में हम लोग दोनों का यूनिट देखें। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फिक्स होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट कांस्टेंट का यूनिट हमेशा बदलते रहता है, 0 के लिए अलग, फर्स्ट के लिए अलग, सेकेंड के लिए अलग, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ से ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। इसका डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन रेट कांस्टेंट जो के होता है, रेट कांस्टेंट जो के होता है, इसका वैल्यू हम लोग 0 ऑर्डर के लिए अलग निकालते हैं और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग निकालते हैं। 0 ऑर्डर के लिए अलग निकालते हैं और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग निकालते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा होते चले जा रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक जा रहा है, इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए के का वैल्यू 0 ऑर्डर के लिए अलग होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, और इसको आपको एग्जाम में ड्राइव करना रहता है कि इसका वैल्यू कहाँ से आया, इसको निकाल के दिखाइए कितना आता है। इसमें एक टॉपिक भी आता है हाफ लाइफ पीरियड, और दोनों से प्रत्येक साल न्यूमेरिकल यहाँ तक कि थ्योरी फिक्स है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो थ्योरी पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, यहाँ से कंफर्म पूछेगा। थ्योरी पूछेगा तो क्वेश्चन बोलेगा रेट कांस्टेंट के का हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन पूछता है। मतलब इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके इसको हम लोग के का वैल्यू कैसे निकालेंगे और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो ध्यान रखना। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज करके के का यूनिट क्या हो, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, के का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और यू हाफ लाइफ पीरियड कैसे होता है। क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ये के का वैल्यू निकालने के लिए, इंटीग्रेशन मेथड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या है थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकदम ईमानदारी से पढ़िए। फाइंड आउट द इंटीग्रेटेड ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन इसी तरह से आपका एग्जाम में दिया रहेगा, और ये फिक्स है 3 नंबर का। ड्राइव करने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। इसको ड्राइव कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट ए एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए था, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। टाइम इक्वल टू टी सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो कमी आता है, मतलब एक्स कमी आ गया, और जितना कमी आता है उतना प्रोडक्ट बन जाता है। आपको पढ़ाएं तो हम लोग को, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर के द्वारा डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखें, ए माइनस एक्स रिएक्टेंट टू दी पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात बोल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट टू दी पावर 0 कर दिए, अपने मन से इसको मान चुके 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या किए, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, आर को जो है रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग माइनस डी एक्स बटे डी टी भी लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स बटे डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने बना दिया। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। जब यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो देखिए, तो आर को लिखे माइनस डी एक्स बटे डी टी, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट गया और बराबर आ गया, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया, और ए माइनस एक्स टू दी पावर 0, और ए माइनस एक्स टू दी पावर 0 का मतलब क्या होगा, ये 1 हो गया। मीन्स माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या आ गया। अब यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो गया, देखिए तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस के डी टी। डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस के डी टी, ठीक है। अब जो डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो दोनों साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड देखिए इंटीग्रेट कर दिए। जब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और माइनस के डी टी में माइनस और के दोनों कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिए, और t का इंटीग्रेशन t प्लस सी होता है, मैथ में पढ़े होंगे। मीन्स x बराबर माइनस के टी प्लस सी आ गया। ध्यान रखना, यहाँ पे c का वैल्यू, c मतलब एक तरह से कांस्टेंट होता है, और c का वैल्यू जहाँ पे t इक्वल टू है ना, c का वैल्यू हम लोग क्या किए, ये हुआ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 कहाँ से आया। यहाँ पे अब याद करिए जिसमें हम लोग पढ़ाए थे। देखिए जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ है ना, कंसंट्रेशन कितना था भाई, देखिए कंसंट्रेशन कितना था, प्रोडक्ट का 0 था, समझ आ रहा ना। कंसंट्रेशन x का वैल्यू कितना था, 0 था,
एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो था, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कितना था, जीरो था। वही यहाँ पे लिखने की कोशिश किए, देखिए तो जब टाइम हम लोग जीरो लिए तो कंसंट्रेशन ऑफ कितना था, जीरो। अब टी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू दोनों लोग जीरो पुट कर दीजिए, है ना। इस क्वेश्चन वन में पुट कर दो, तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो जीरो हो जाएगा के टी, और एक्स इक्वल टू क्या कर दो, जीरो पुट कर दो। सी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, समझ रहा। तो एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो माइनस के टी, मतलब ये भी जीरो हो गया, और सी आ गया, सी बराबर क्या हो गया, जीरो, और सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मीन्स क्या बन गया, एक्स बराबर माइनस के टी, सी का वैल्यू जीरो आ गया, देयरफॉर एक्स बराबर माइनस के टी प्लस जीरो, मीन्स है ना, एक्स बराबर के टी आ गया। अब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे के का वैल्यू, चूंकि के का वैल्यू ही निकालना, रेट कॉन्स्टेंट, और के बराबर क्या आ गया, एक्स बटे टी, और यही इक्वेशन हम लोग को चाहिए था। वेयर के बराबर रेट कॉन्स्टेंट, एक्स को कंसंट्रेशन कहते हैं, टी को टाइम कहते हैं। हमको पढ़ना क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना था। तो के का वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ गया, तो एक्स बटे टी, एक्स बटे टी। एकदम ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ही जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपको पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू कितना आता है, एक्स बटे टी, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बोलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कम से कम कितना टाइम पीरियड, ताकि आधा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ के द्वारा, किसके द्वारा, टी हाफ के द्वारा। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, देखिए लिखा हुआ है फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को डिनोट करते हैं टी हाफ के द्वारा। क्या होता है, द टाइम, एक ऐसा टाइम एट विच हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कम से कम उतना टाइम जिसमें आधा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इसको डिनोट किसके द्वारा करते हैं भाई, तो टी हाफ के द्वारा। कहने का मतलब टी हाफ के द्वारा। यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए, हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा, देखिए तो आपको पता है टाइम कितना ले लेंगे, टी हाफ, और एक्स जो है अगर पूरा कंसंट्रेशन है तो एक्स बटे टू क्या होगा, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन होगा, हाफ कंसंट्रेशन होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या देखें, के बराबर एक्स बटे टी, तो के बराबर एक्स बटे टी, तो अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहेंगे तो एक्स बटे टू हो जाएगा, और टी के जगह पर टी हाफ पुट करेंगे, टी हाफ अगर निकालना चाहेंगे तो टी हाफ बराबर क्या होगा, एक्स बटे टू के। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के का वैल्यू कितना होगा, के बराबर एक्स बटे टी। हाफ लाइफ पीरियड वैल्यू कितना होगा, तो टी हाफ बराबर एक्स बटे टू के। यहाँ से फिक्स है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इसका डेरिवेशन। अभी हम लोग देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, मतलब के का वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन साफ क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, अब देखिएगा क्वेश्चन वहीं में कि फाइंड आउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड आल्सो फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड। तो दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल दिए। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एकदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछेगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 12 के लिए। एक साल 11th से क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, दूसरे साल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो सिंपल सेम टू सेम इसी टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, ड्राइव एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, तो एक वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद कंसंट्रेशन टू द पावर 1 हो जाए, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए कि तो द केमिकल रिएक्शन इन विच पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टर्म इज 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल दिए हुए देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिए हुए CH3CO C2H5, और ये ईस्टर को वाटर के साथ है ना घोलेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3CO C2H5। यहाँ वाटर नहीं लिए, क्यों, क्योंकि पढ़ाया गया है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते, तो यहाँ पे क्योंकि वाटर है, अब इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब इसको हम लोग ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही हाल जो पिछले बार किए हैं। ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, टाइम इक्वल टू जब जीरो था तो ए का कंसंट्रेशन ए था और ये प्रोडक्ट बना नहीं था। टाइम इक्वल टू टी सेकेंड के बाद कुछ समय के बाद ए का कंसंट्रेशन घट गया और क्या हुआ, ए माइनस एक्स, और जितना कंसंट्रेशन घटा उतना यहाँ पे बन गया। हम अभी पढ़े रेट ऑफ रिएक्शन,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 होगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और आर को लिखते हैं माइनस डी एक्स बटे डी टी, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर के, है ना, के डी टी, सेम टू सेम माइनस डी एक्स और ए माइनस एक्स दोनों एक साथ को एक साथ कर दिए, माइनस डी एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर के डी टी। अब ये जो आया इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। जब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं तो नेचुरल लॉग होता है, देखिए इधर जब इंटीग्रेट कर दिए तो 1/x का क्या होता है लॉग एक्स, लेकिन हम लोग यहाँ नेचुरल एक्स ले रहे हैं एल वाला, है ना, माइनस एल एन ए माइनस एक्स आया, और के डी टी का इंटीग्रेशन के टी प्लस सी होगा। ठीक है, अब फिर से वही हाल, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन जीरो हो गया, मीन्स यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं हम लोग, और x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एल एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, मीन्स सी का वैल्यू कितना होगा माइनस एल एन ए। अब ये सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अब सी का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, जैसे उसका वैल्यू पुट कर दिए सी का, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी, सी के जगह पर माइनस एल एन ए। अब ये देखिए तो एल एन ए को इधर ले आओ, ये एल एन ए को इधर ले आए, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, और लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला पता है, लॉग ए बटे बी लॉग ए माइनस ए है ना, ए माइनस एक्स बराबर के टी आ गया। यहाँ से हम लोग क्या किसका वैल्यू निकाल देंगे भाई, तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। जब के का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो गया, देखिए तो 1/t एल एन ए माइनस एक्स। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एल एन है, एल एन को अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2.303 से गुना करते हैं। जैसे एल एन है, एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग बेस में तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो एल एन था इसको क्या किया हम लोग है ना लॉग में कन्वर्ट कर दिए, तो के बराबर क्या हो गया 2.303 लॉग ए बटे ए माइनस एक्स बटे टी। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना, मेन ये वैल्यू ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू आ गया 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, जबकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया था के बराबर एक्स बटा टी, इसको आप ध्यान रखेंगे। सेम इसी को अगर हम लोग हाफ लाइफ पीरियड की अगर एक्स बराबर एक्स बटे टू, या एक्स को हम लोग वहाँ पे क्या मान लिए ए मान लिया है ना, तो ए बटे टू भी लिख सकते हैं, ए बटे टू। अब के बराबर कितना हो गया 2.303 लॉग, यहाँ पे देखिए ना, है ना, यहाँ पे क्या आ गया लॉग 2.303 बटे लॉग ए बटे ए माइनस, यहाँ देखिए ए बटे ए माइनस एक्स, एक्स के जगह पर ए बटे टू पुट कर सकते हैं, और टी को टी हाफ पुट कर सकते हैं, के बराबर 2.302, और यहाँ पे क्या किया टी हाफ। अब यहाँ एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 2a बटे 2a माइनस ए, मतलब 2a बटे ए आ गया, और 2a बटे ए आ गया, ए कट गया तो क्या आ गया log 2, और log 2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 0.303। देखिए के बराबर यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, हम लोग को देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.301 बटे टी हाफ, यहाँ से टी हाफ का वैल्यू निकालें तो 0.693 बटे क्या आया, और ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आया हाफ लाइफ पीरियड के लिए। दो चीज़ यहाँ पे वैल्यू रखना कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बटे के आता है, और इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन का वैल्यू जो अभी हम बताए थे क्या वैल्यू आया था भाई, के बराबर 2 है ना, यहाँ पे देखिए के बराबर 2.303 बटे 2 लॉग ए बटे ए माइनस एक्स आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी, जहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, पूछेगा भी तो एक नंबर के लिए इसका डेरिवेशन। कॉलिजन थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर बाय द वे कोई रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, दोनों अगर कोलाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट कॉलिजन मतलब आपस में टकराएगा दोनों का मॉलिक्यूल तब प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टकरा गया आपस में तुरंत प्रोडक्ट ही बन जाएगा। ये प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब इसके पास एक कम से कम उतना एनर्जी आ जाए ताकि ये एनर्जी कन्वर्ट कर दे इसको रिएक्टेंट में, तो वो कम से कम उतना एनर्जी ताकि ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो उस टाइप की एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कम से कम बैरियर वाला एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ए और बी आपस में टकराया, टकराने के बाद यहीं तक आ पाया, इसके पास एनर्जी इतना ही दूर तक आ पाया, मीन्स इतना घट रहा है, तो कम से कम और कितना एनर्जी इसको चाहिए ताकि ये थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा, तो ये कम से कम और एनर्जी जो चाहिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कम से कम जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, और कम से कम इसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए इतना दूर तक ताकि वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे
कोलिजन थ्योरी क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी टू मॉलिक्यूल हैव टू रिएक्ट देन दे हैव टू कोलाइड ईच अदर टू कन्वर्ट reactant into product, but all collision don't leads product, only those collision leads reactant to product which have a greater energy than एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा बड़ा एनर्जी हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बताएं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम उतना एनर्जी विच नीड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट। हाँ तो हम लोग क्या देखें थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में है ना, कम से कम देखिए यहाँ लिखा हुआ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच नीड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एक्स्ट्रा नीडेड एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिएक्ट मॉलिक्यूल है ना, टू रिक्वायर्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, देन दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स कम से कम उतना एनर्जी, कम से कम उतना एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी, और जितना चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिवीजन होने के लिए हम लोग कम से कम यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 60%, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। लेकिन एक बंदा मेहनत किया और यहीं तक ला पाया 30%, है ना, तो कम से कम 30% और चाहिए था इसको, तो ये 30% एक्टिवेशन एनर्जी है। और कम से कम टोटल कितना हो जाए 60% के बराबर, तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो 60% थ्रेशोल्ड है और 30% यहाँ पे जो 30% ला पाएगा, 30 और चाहिए, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो को एक बार में देखने से बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे क्लास में अच्छा से, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जिसका फर्स्ट वीडियो है, डेफिनेटली एक बार देखें, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, लगातार 3 बार ये वीडियो को देखिए। डेफिनेटली मुझे लगता है क्वेश्चंस यहाँ से पकड़ा जाएगा। बाकी फिर से हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस बैंक किस टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो रहा है। ये टोटल कंप्लीट वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन था केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, जो बच्चे चैप्टर क्लास में पढ़े होंगे, डिटेल पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा, और पूरा चैप्टर का मेन निचोड़ यही था। चलिए, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वैसे स्टूडेंट जो अगर जो बच्चे जिसको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली उसको एक फर्ज बनता है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें।